नमस्कार। नमस्कार। धीरेन्द्र पुंडी न्यूज पॉइंट में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। दरअसल आज बात हम कर रहे हैं पश्चिमी उत्तर प्रदेश के उस शहर की और उस कस्बे की जिसका नाम लेते ही लोगों के जहन में हिंदू मुस्लिम ध्रुवीकरण की बात आने लगती है और अगर वहां कोई भी घटना होने जा रही है तो उस घटना का विवेचन भी लोग उसी तरह से करते हैं जो ध्रुवीकृत दिखाई देता है। बात है कैराना और शामली के उन 12 गांवों की जिनको नोटिस मिल चुका है कि उन लोगों ने वन विभाग की जमीन पर अवैध तौर से घर बनाए हैं और उन सबको घरों को तोड़ने का एक आदेश आ चुका है। यानी उन तमाम घरों को वहां उस जो वन विभाग की जमीन है उससे हटाया जाएगा। ये कैराना और उन तहसील के लगभग यमुना की तलहटी में बसे हुए हैं 12 गांव है और पूरे गांव दोराहे पर खड़े हैं क्योंकि आपको लगातार वो जो जमीन है वो वन विभाग की है और अब उसको खाली करने के आदेश नोटिस आ चुके। तो वहां अब रातों में मीटिंगें हो रही हैं। वहां वहां की कैराना की सांसद इकरा हसन पहुंचती है, समाजवादी पार्टी की सांसद है और एक खानदानी राजनेता है, मतलब विरासत में सिर्फ उनको राजनीति मिलती है। वो अख्तर हसन से शुरू हो जो उनका बाबा है, उसके बाद मनव्वर हसन उनके पिता जो, और उसके बाद उनका भाई नावेद हसन है और वो खुद अब इस समय सांसद है। नावेद विधायक है और उनकी मां तबस्सुम भी सांसद रह चुकी हैं। यानी एक ऐसा जिला कैराना जहां से आपको याद होगा, माफ कीजिए कैराना कस्बा है शामली जिले का, जहां से हिंदुओं के पलायन के खबर की शुरुआत हुई थी, जहां उस समय के पूर्व जो बीजेपी के पूर्व एमपी हुकुम से वो उस पूरे 300 से ज्यादा परिवारों का डाटा लेकर इस देश के सामने आए थे कि किस तरह से कैराना से हिंदू परिवारों ने पलायन किया था और वो भी जो मुस्लिम जो वहां क्रिमिनल गैंग है उनकी तरफ से एक जो जिस तरह का स्ट्रेस था, जिस तरह का प्रेशर था उसके चलते। और उसके बाद आपको मालूम है राजनीति कैसे बदली थी, पूरे प्रदेश की राजनीति में वो असर रहा था। तो अब जो जिन विभागों को, जिन गांवों को नोटिस दिए हैं वन विभाग ने, उनमें अकबरपुर सुनेटी है, बीबीपुर हटिया है, बरनावी है, दबेड़ी बुजुर्ग है, पावटी खुर्द और रतौन जैसे नाम मालूम है। इन तमाम गांवों में अभी आजकल सन्नाटा है क्योंकि बाबा के बुलडोजर पहुंच सकते हैं, ये वहां चर्चा है। और चूंकि अब कोई किसी भी किस्म की कोई क्रिमिनल एक्टिविटी तो रोक नहीं सकती है, ये तो साफ हो चुका है। इसीलिए जब अगर आपने वो वीडियो देखा हो जो सोशल मीडिया पर भी चल रहा है, अखबारों में और टीवी पर भी कवर किया है, जिसमें इकरा हसन खुद उस भीड़ को कह रही है कि आपको कोई इस तरह का कदम नहीं उठाना है, यानी पत्थरबाजी या उस तरह का जो पहले ताकत हुआ करती थी वो अब उसको समझाया जा रहा है कि ये नहीं करना है। चूंकि गांव वाले तो सवाल कर ही रहे हैं कि साहब ये जंगल था तो हमारे दादा परदादा ने यहाँ हल कैसे चलाया, सरकार ने हमें बिजली के बिल और वोटर आईडी कार्ड कैसे दिए। दरअसल ये तमाम जो इमोशनल इशू हैं तो चल ही रहे हैं, लेकिन इसमें थोड़ा सा एक सरकारी पेज तो फंसता है। लेकिन ये बात है कि इनको बहुत पहले कहा जा चुका कि ये जो हिस्से हैं जहां आपने घर बनाए हैं, अब ये सब चीजें ये अवैध तौर पर है, ये वन विभाग की जमीन है। ज्यादातर जगह पर पूरे प्रदेश में ये खाली किया जा रहा है और बल्कि अब योगी आदित्यनाथ तो इससे भी आगे ले जाकर उसको सैटेलाइट सर्वे के मैप से और तमाम ड्रोन्स के साथ राजस्व विभाग को वो सबसे ज्यादा एक्टिव कर रहे हैं। उनका कहना यह है कि जो जमीनें जो जिस तरह कब्जे की हैं उनको पूरा खाली किया जाना है। लेकिन अब इन 12 गांवों के साथ पूरी राजनीति शुरू हो गई। 2027 का चुनाव आना है और उससे पहले अगर कोई इतनी बड़ी खबर आ जाए तो आप ये मानेंगे कि उससे पूरे प्रदेश में राजनीति तो शुरू होगी और कैराना है तो जरूर होगी। और वहां तो आपको मालूम है कि किसान यूनियन का नाम भी तुरंत साथ के साथ है और वो कोशिश कर रही है किसान यूनियन का नाम भी ले। लेकिन ये गांव किस तरह के हैं, इन गांवों का वोटिंग पैटर्न क्या है, क्या वो सिर्फ इंसाफ की लड़ाई लड़ रही है? क्योंकि आप देखेंगे समाजवादी पार्टी का कोई भी नेता होगा उसके मुंह से फूल की तरह झरता है कि पहले अल्पसंख्यक, फिर उसके बाद दलित, फिर उसके बाद पिछड़ा, ये तमाम चीजें उसके साथ एकदम निकलती हैं। तो उसी तरह की राजनीति आप सुनते जा रहे हैं। अगर हम लोग देखें, ये 1954 के गजट नोटिफिकेशन से मामला शुरू होता है। 1954 ने सरकार ने, चूंकि ये नदी घाटी का पूरा इलाका, यमुना घाटी के आसपास का इलाका है, तो उनका इस विशाल भूभाग को इंदराज कर दिया गया था, यानी आवंटित कर दिया गया था वन विभाग को, पूरा विशाल भूभाग को। लेकिन कई जगह, कई लैंड रिकॉर्ड्स में इसका इंदराज नहीं हो पाया, यानी एंट्री नहीं हो पाई। लेकिन
1960-70 में 80 के बीच में कुछ ग्राम पंचायतों ने अपनी मर्जी से कुछ ये भी अब सब बातें सामने आ रही है कि ग्राम प्रधान अपनी मर्जी से, उसको मालूम था ये वन विभाग की जमीन है वो है, लेकिन उसने पट्टे देने शुरू कर दिए अलग अलग तरीके पर। लेकिन ये जो पट्टे हैं वो दलितों को और उनको ज्यादा होने चाहिए थे। आप अगर इसकी राजनीति में अंदर तक जाते हैं, धीरे धीरे परतें हटती हैं, कोई एकदम सीधे तौर पर नहीं हटती। तो वहां देखेंगे कि उन ज्यादातर पट्टों में अब उन गांवों की आबादी ज्यादातर मुस्लिम बाहुल्य हो गई, जबकि वो पट्टे जो अमूमन अमूमन जो भूमिहीन पट्टे हैं वो SC ST कम्युनिटी को ज्यादा दिए जाते हैं, लेकिन वो नहीं उसमें दिख रहा है। तो इन गांव में अलग अलग जगह पर रिहायश बन गई, तमाम जगह बन गई, और खुद लोग कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री आवास के साथ हमने ये गांव बनाए हैं। लेकिन चूंकि सरकार का कहना है जो जमीन वन विभाग की है वो तो उसी को जानी है। अब इसको अगर हम लोग देखें तो चूंकि इन गांवों का अगर जनसांख्यिकी की बहुमत देखें कि क्या है, घनत्व क्या है, तो आप देखेंगे अकबरपुर, सुनेटी, बीबीपुर, हटिया, इन जैसे गांव में 80% से ज्यादा मुस्लिम आबादी है। तो जिसकी वजह से इस पूरी राजनीति को उस तरफ जोड़ने की कोशिश की जा रही है कि साहब यहां फिर पिछड़ा माफ कीजिएगा मुस्लिम लोगों को निशाने पर रखा जा रहा है। चूंकि कुछ हिस्से में वहां कश्यप या सैनी समाज के लोग भी रहते हैं जो अक्सर गांव में कुछ कम संख्या में होते हैं, तो वो वहां है, लेकिन उसको बार बार ये कोशिश की जा रही है। अगर आप भाषणों का टोन देखेंगे आप ये देखेंगे कि साहब ये सांप्रदायिक कार्रवाई है और अल्पसंख्यक लोगों को जानबूझकर सरकार आर्थिक और सामाजिक तौर पर कमजोर करने के लिए इस तरह की ड्राइव चलाना चाहती है। जबकि ये सीधे तौर पर आप ये जान लीजिए NGT के आदेश हैं जो पर्यावरण रक्षा संरक्षण के लिए उनके दिए गए हैं, और उन आदेशों का पालन सरकार कर रही है। चूंकि इस मुद्दे को लेकर इकरा हसन अब पूरे राष्ट्रीय राजनीति के पटल पर दिखना शुरू हो गई, क्योंकि अलग अलग जगह सोशल मीडिया के हैंडल पर आपको दिखेगा कि वो इंसाफ की लड़ाई लड़ रही है। उनके भावुक भाषण नहीं है, बल्कि वो कह रही हैं कि हम सरकार को सारे तथ्य दे रही हैं। अगर वन विभाग ने ये इस जमीन की सुध नहीं ली है 70 साल, तो ये विभाग की गलती है। किसी गरीब का आशियाना उजाड़ना न्याय नहीं अन्याय है। यानी आपको अगर कोई सरकारी जमीन पड़ी है, खाली है, और 70 सालों से, 50 सालों से, 20 सालों से खाली है, चूंकि सालों की संख्या तो धीरे धीरे घटती जाती है। चूंकि अगर यहाँ पुराने नोटिस है तो उनको लगता है कि ये संख्या ज्यादा बड़ी होगी। अगर यही आप अगर मस्जिद के आसपास देख रहे थे जो था उसमें 10 साल भी चल जाएगा, तब ये कहेंगे 10 साल से खाली पड़ी थी तो लिहाजा किसी ने देखा नहीं इसलिए ये हमारी हो गई। अब प्रशासन की दिक्कत क्या है कि NGT का स्पष्ट आदेश है कि वनों के लिए आरक्षित जमीन पर कोई भी अतिक्रमण बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। अगर वो कार्य नहीं करते तो उन अधिकारियों को कंटेम्प्ट देना होगा। 9 जनवरी 2026 को सुनवाई है कि या तो अब प्रशासन चाहता है कि किसी भी तरह से 9 जनवरी तक कुछ उसको एक्शन टेकन रिपोर्ट देनी है, इसीलिए उसको कुछ किया जाए। और चूंकि अब इससे बढ़िया मौका भारतीय किसान यूनियन के उन तमाम लोगों को जो अक्सर यहाँ दिल्ली के दरवाजे पर कभी भी आके रास्ता रोक देते हैं, और बालियान टिकैत साहब को तो इससे बढ़िया कोई मौका मिलेगा नहीं। तो वहां अब ये सारा शुरू हो गया। भारतीय किसान यूनियन ने डेरा डालना शुरू कर दिया, कलेक्ट्रेट को घेरना शुरू कर दिया। अब गांव वाले कह रहे हैं कि साहब जमीन के बदले जमीन दो, घर के बदले घरे दो। यदि ये बात ये कही जा रही है कि अगर प्रशासन वो साहब बलपूर्वक घर गिराएगा तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश की स्थिति बिगड़ जाएगी, जिसकी पूरे उत्तर प्रदेश में दमक सुनाई देगी। ये धमकियां आपको अलग अलग लगती हैं, हमें मुझे मालूम है कि ये धमकियां बाबा के सामने बहुत कुछ काम करती नहीं है। ये बहुत बार हो चुका, क्योंकि उत्तर प्रदेश की राजनीति में आपको याद होगा लखनऊ के अकबर नगर का ध्वस्तीकरण बहुत बड़ी संख्या में हुआ था, जब कुकरेल नदी का पुनरुद्धार में उसमें हजारों घरों को ढाया गया था, और जिसमें हिंदू भी बहुसंख्यक में थे। ऐसा नहीं था कि नहीं था, कुछ लोगों को पुनर्वास दिया गया जिन्होंने वहां किया गया था। तो शामली के मामले में तो ये मामला अलग है, क्योंकि इसमें तो खेती की जमीन भी है, वो सरकार कहां से दे देगी, वो सब चीजें चल रही हैं। तो अभी ये लड़ाई है कि इसके बीच में रास्ता कौन सा है। और तमाम लोग कह रहे हैं कि साहब अभी ये जो है इन 12 गांव की जो घनी आबादी है साहब इसको नोटिस आबादी घोषित कर दो, और बदले में सरकार किसी दूसरी खाली पड़ी जमीन पे वनीकरण करा ले। यानी इनकी खाली जमीन सरकार की इनकी हो जाए, बाकी कुछ नहीं हो। ये चूंकि बार बार ये कह रहे हैं कि साहब ये सब जो है किसान मजदूर एकता के सामने तानाशाही का मामला है। यानी योगी आदित्यनाथ एक तानाशाह है जो अपनी मर्जी से कर रहे हैं, जबकि इसमें सरकार का कोई दखल नहीं है। ये वन विभाग की जमीन है, NGT में केस गया,
उनकी तरफ से सुनवाई है और तमाम पर अब इसको फिर वो योगी आदित्यनाथ की उस कोशिश को बनाने की बात कर रहे हैं। चूंकि ये कैराना मॉडल वैसे भी बहुत आपको मालूम है फेमस हुआ था उत्तर प्रदेश के चुनाव में। चूंकि अब 2027 के चुनाव में ये 12 गांव एक पूरे प्रदेश में एक मुद्दा बन सके, इसकी तैयारी विपक्ष कर रहे हैं। क्योंकि अगर ये बुलडोजर चलाती है सरकार तो वो ये कहेंगे कि साहब गरीबों पे, अल्पसंख्यकों पे चल रहा है, और सरकार हटी नहीं पीछे की वो नैतिक जीत हो गई। अब ये तो बड़ा आपको लग रहा होगा कि ये जवाबदेही कैसे है, ये सारी सीमा कैसे है, लेकिन अब हम लोग कैराना के इतिहास को देख लेते हैं दरअसल। क्योंकि कैराना का जो राजनीतिक इतिहास है वो क्या कहता है, इन 12 गांव को अगर वहां पहुंचने के लिए, अभी आप देखना इसमें बड़े लेवल पर पार्टियां पहुंचेंगी। अभी ये शुरू हो गया, ये इशू बड़ा हो जाएगा। जब मैं आपसे बात कर रहा हूं, आप में से बहुत सारे लोगों ने शायद इस इशू को देखा नहीं होगा, क्योंकि कैराना में मुस्लिम आबादी काफी ज्यादा है और कैराना प्रॉपर कस्बे में तो लगभग 90% तक पहुंच चुकी है। तो बहुत सारे, और यही मनव्वर हसन परिवार का बेस रहा है, हसन फैमिली कह सकते हैं, क्योंकि अख्तर हसन से शुरू होता है। और इसमें जीत का कारण क्या है, क्योंकि वो मुस्लिम वोट एक तरफा गिरता है, जो हिंदू वोट है वो नहीं गिरता, लेकिन मुस्लिम वोट एक तरफ गिरता है। और चूंकि अपने आप को जो मनोवर हसन है वो लगातार अपनी गुर्जर पहचान को बनाए रखने, और वही आगे आप देखेंगे इनके परिवार ने उसको किया, कहा कि साहब ये जो है कलस्याण खाप का गोत्र है जो गुर्जरों के गांव है, और अपने आप को हिंदू वजह से गुर्जरों, जो हिंदू गुर्जर है उनके साथ रिश्ता जोड़ के उसको जोड़ते हैं। लेकिन ये अलग अलग चीजें आपने देखी हैं। इस बार उन्होंने जो देखा कि भाई चुनाव का कैसे हुआ उसको देखते हैं, तो परिवार को जो है धार्मिक ध्रुवीकरण का सबसे बड़ा लाभार्थी होता है। जब प्रशासन इन 12 गांव में बुलडोजर लेने की बात करता है तो इकरा हसन इसको मुस्लिम पहचान के संकट से भी जोड़ती हुई दिखाई देती हैं। वो बातचीत करेंगे उस सारे टोन में, लेकिन धीरे से वो सब चीजें मुस्लिम वोट बैंक को अपने पीछे खड़ा करने की कोशिश है। चूंकि उतना उनको वोट बैंक मिल जाता है जातियों की लड़ाई में हिंदुओं का, जितना उसको जीत के लिए, मतलब केक आइसिंग करने के लिए जरूरी पड़ जाता है, केक करने के लिए उस पर। अब चूंकि ये बड़ी चीज तो तभी होती है जब आपके पास कोई कॉन्फ्लिक्ट हो जाए और उसमें आप अपनी अल्पसंख्यक आबादी का चेहरा बन जाए, तो एक पूरी तरह से राजनीति का नया सूत्रपात हो जाता है। तो बीजेपी ने ये इस बात में, अभी तक जो बीजेपी का रुख है वो सीधे तौर पर है कि साहब कानून का फैसला है, हमारा इसमें कोई रोल नहीं है, तो हम तो अपना एक्शन कानून के मुताबिक करेंगे। जबकि वो कह रही, इकरा इसको कह रही है कि साहब ये इंसाफ नहीं है, हमको इंसाफ लेना होगा। चूंकि कैराना की राजनीति में ध्रुवीकरण ही ऑक्सीजन है। अगर वो इन गांवों को बचा लेती है या बचाने का कोशिश करते हुए दिखती है, तो मुस्लिम वोटों का जो एकाधिकार है वो 2027 के चुनाव में इन सब में समाजवादी पार्टी के या इंडी गठबंधन होगा, या जो भी, अगर बहुजन समाज पार्टी अलग लड़ती है तो उससे बचाने का पूरा इंतजाम कर देता है। अगर आप इसको बहुत गौर से देखते हैं कि आखिर इन गांव का क्या है, तो मैं आपको थोड़ा सा ये बताता हूं कि इन पोलराइजेशंस कैसे होता है, इन गांव में वोटिंग का पैटर्न क्या है, वो आपको बहुत ही इंटरेस्टिंग लगेगा। अगर हम लोग पिछले 3 चुनाव को देखते हैं, 2019 का 2022 का विधानसभा और 2024 का लोकसभा चुनाव, ये डेटा जो बताता है कि इकरा हसन और उसके परिवार की राजनीति अलग अलग ब्लॉक वोटिंग के दम पर टिकी है। कहां, जो अगर आप देखेंगे कैराना सीट पर आल जीत का फैसला विकास के उस पर तो हुआ नहीं, वहां बटन दबाने की मानसिकता से होता है कि साहब हमको किसका दबाना है। मुस्लिम बाहुल्य बूथ जैसे इस्लामपुर, तीतरवाड़ा, इन सब में 75 से 85% वोटिंग पैटर्न है। ये मुस्लिम बाहुल्य बूथ है। इनमें से 90% इकरा हसन को गया समाजवादी पार्टी का। और अगर आप ध्रुवीकरण की बात देखेंगे तो ये एक तरफा है। अब जैसे हिंदू बाहुल्य बूथ जैसे हैं, मैं बूथ वाइज भी आपको बता रहा हूं, जैसे शामली है, शामली शहर, बणत है, यहाँ 60 से 70% वोटिंग परसेंटेज है। वहां कितना, 75 से 85, यहाँ कितना 60 से 70 है। और अगर आप इसमें देखेंगे 85% इसमें से बीजेपी को गया। वहां कितना गया था, 90 प्लस गया था, या 85 प्लस पे। तो जो अंतर है वो आपको दिखता है कि ध्रुवीकरण हुआ, लेकिन उस लेवल पर नहीं हुआ। जहां हम लोग देखते हैं ये 12 गांव हैं, ये बड़े पावर हाउस हैं। अगर 2024 के आंकड़े देखोगे तो अकबरपुर, सुनेटी और बीबीपुर, यहाँ के बूथों पर समाजवादी पार्टी को मिलने वाले वोट 92 से 96% थे टोटल पड़े हुए वोट के। बीजेपी को दाही का आंकड़ा संख्या में छूने में संघर्ष करना पड़ रहा था। और
क्योंकि यहाँ जो है तितरवाड़ा गनराऊ यहाँ तो इतना सॉलिड होता है वोटिंग पैटर्न कि दूसरी पार्टियां अपने एजेंटों को बिठाने की हिम्मत भी नहीं जुटा पाती। और यहाँ की लीड इकरा को बाकी तमाम जगह की जो उसकी हार होती है उस सबको नुकसान को बदल के रख देती। दबेड़ी बुजुर्ग जो गांव है उसमें दोनों है, चूंकि हिंदू गुर्जर है मुस्लिम आबादी है दोनों तरफ, तो वो कोशिश करती है। यहाँ भी उसने बीजेपी की बढ़त को कम किया था। तो जो मुस्लिम परिवार पहले तो आपको मालूम है जाट मुस्लिम समीकरण होता था, वो तो जो 2022 के चुनाव में आरएलडी और समाजवादी पार्टी के समीकरण ने नाहिद हसन को जिता दिया था। बोनस वोट दिलाए, जीत के लिए जरूरी थे। और इकरा हसन ने जो 1.5 लाख कैराना में गुर्जरों के वोट है वो मुस्लिम वोटर्स के साथ महज 20 से 30% वोटर की उनको जरूरत पड़ती है। यानी मुस्लिम वोटर्स जितने हैं उसमें अगर 20 से 30% हिंदू गुर्जर वोटर मिल जाए तो वो बीजेपी का हिंदू कार्ड फेल कर देती हैं। इसीलिए वो जो खौफ हो सुरक्षा हो तो ये एकदम भाव बहुत बड़ा हो सकता है। इस वक्त फीसदी पोलिंग हुई है, अगर आप उनको जो हटाते हैं कुछ बूथों को तो आप देखेंगे कि बीजेपी की जीत बढ़ जाती है, वो अंतर बहुत बड़ा होता है। तो ये जो कंसोलिडेट रिलीजियस ब्लॉक जो है वो जीत जो है तय करता है कैराना में। इसीलिए जो कैराना का मुद्दा है आप इसको बहुत बड़ा हुआ होते हुए देखेंगे। और वो जो बाकी तमाम जो काउंटर पोलराइजेशन होता है यानी बीजेपी की तरफ जो होता है वो इतना बड़ा नहीं होता। तो कैराना की पॉलिटिक्स में वोट बैंक हमेशा विकास सिर्फ मुखौटा है, वोट बैंक की है। इसीलिए अगर मैं इसको देखूं, चूंकि हम लोग अगर इसको और गहराई से देखें, मैं आपको इसको और गहराई से ले जाता हूं। इकरा हसन की जीत का आधार वहां वोट थे जहां हिंदू वोटों का नामो निशान नहीं। चूंकि योगी आदित्यनाथ जो अभी एक बहुत बड़ी बात उन्होंने कही थी, इस तरह के डाटा को देखने के बाद ही कही थी, जिसमें उन्होंने कहा था कि अपने पार्टी कार्यकर्ताओं से, या उन्होंने कहा था कि जहां अगर कोई 1000 वोटर्स में 800 मुस्लिम वोटर हैं और 200 हिंदू वोटर हैं तो वो हिंदू वोटर वोट डालने नहीं जाते हैं। और ये सबको मालूम है कि उनको एक बाकायदा प्रयास के साथ, क्योंकि बहुत सारे मैंने इलाके कवर किए हुए, चाहे वो ददेड़ू या अलग अलग जगह पर, आप देखेंगे अगर हिंदू वोटर्स हैं उनकी महिलाओं को या उनको तो एक खास पैटर्न के साथ हरेस किया जाता है ताकि वो वोट डालने ना जाए, और फिर धीरे धीरे वोट डालना बंद कर देते हैं। तो वो वोट अगर उनके फर्जी नहीं पड़े तो भी 200 वोट कम हो गए। ये एक पैटर्न जो है काम करता है। योगी आदित्यनाथ ने इसी को कहा है कि अगर कोई हिंदू वोटर्स 200 है तो उनको किसी दूसरे बूथ की तरफ ट्रांसफर कराइए। क्योंकि जो उन्होंने बहुत क्लियर शब्दों में कहा कि जो अगर 800 हिंदू हैं और 200 मुस्लिम है तो वो 200 के 200 जानबूझ के डालते हैं। बाकायदा पूरा वोटों का पोलिंग होता है। ये उन्होंने क्लैरिटी के साथ कहा, उनको कोई डर नहीं है, कोई वो नहीं है, और वो वोट को मूव करते हैं। तो ये सारी चीजें आपको इस तरह के गांव से समझ में आती है। क्योंकि अकबरपुर सुनेटी में 1200 के करीब का मतदान है, जिसमें है 980 वोट रहा है, 242 एक तरफा पड़े यानी सपा को। अगर तितरवाड़ा में देखोगे 3500 में से लगभग 3000 से ज्यादा वोट एक तरफा है। ये मन, चूंकि वो बीजेपी को जो हराएगा और जो मुस्लिम उसका है तो उसको वो वोट देंगे। क्योंकि अगर हम लोग ये देखें कि फिर वहां क्या हुआ, जो शामली जो हिंदू बाहुल्य है तो वहां 78% बीजेपी को है, तो सपा की इकरा हसन वहां भी 15 से 20% वोट लेती है। यानी जो शहर का वो है, बढ़त में भी, बढ़त में वैसे बीजेपी को 80-82% मिले, ऊन में है वहां 70% मिले, हालांकि बीजेपी को मतलब सपा को भी 22-22 मिलते हैं। तो जो बीजेपी को शहर में लीड मिलती है, शामली शहर में और हिंदू गांव में जो 600-700 वोट हो, इकरा हुसैन एक ही गांव में उसको उड़ा देती है अगर आप वोटों के तरफ से देखें। इसीलिए ये जो गांव है ये सिर्फ नोटिस का वैल्यू नहीं है कि ये सिर्फ नोटिस हो रही तो इसमें इंसाफ की बात हो रही है। ये गांव दरअसल उनके वोट बैंक भी हैं, उसके वोट बैंक हैं, तो उसको बचाने की पूरी कोशिश करती हुई वो दिख रही हैं। जो दिख रहा है, क्योंकि इन गांवों से 25 से 30 हजार की अगर एक तरफा लीड मिलती है तो कौन राजनीतिक पार्टी होगी जो उनके साथ नहीं खड़े होगी। क्योंकि ये कोई मजदूरों का दुख नहीं है, वोट बैंक की भी छटपटाहट हो सकती है। यदि इन गांव को खाली कराते हैं तो ये आबादी बिखरेगी और ये संगठित वोट बैंक तीतर बीतर हो जाएगा। क्योंकि 95% का ध्रुवीकृत वोट बैंक बचाना एक नई आबादी में मुझे लगता है बहुत मुश्किल होगा। इसीलिए वो चाहती है कि ये बुलडोजर रुक जाए, क्योंकि वो मुस्लिम समुदाय में मसीहा बना देगी, तो आने वाले कई चुनाव में एक अजेय ताकत भी कर देगी।
अगर जो लोग ये कह रहे हैं दलित पिछड़ेगा, तो वो यहाँ कम से कम शामली में नहीं चलता, वो पूरी ताकत के साथ बीजेपी के साथ जुड़ा हुआ रहता है। यानी कश्यप और सैनी जिसको वो ओबीसी पीडीए में शामिल करते हैं, वो कट्टर हिंदू वोट करता है, जबकि जाट और गुर्जर है यहाँ गुर्जर मनोवर हसन के परिवार का गणित काम करता है। चूंकि वो दादा और पिता जो हिंदू गुर्जर थे, उनके उनका उसका फायदा उन्हें आज तक इस हद तक मिलता है, लेकिन 2024 में जरूर थोड़ा गणितीय हल्का फुल्का कमजोर होता है। तो जो लड़ाई है, जो जिसको लग रहा है कि ये जमीन और उसके लिए इंसाफ की लड़ाई दिखाने की कोशिश कर रही है समाजवादी पार्टी, वो नहीं है। ये संख्या बल पर जीते जाने वाले चुनाव की लड़ाई है, जो 2027 का है। क्योंकि ये जो 12 गांव का वोटों का ईंधन है, ये इकरा हसन के लिए है। तो इसीलिए जो ध्रुवीकरण है, मुझे लगता है यही सबसे बड़ी वहां वजह है कि तमाम लोग जो है इंतजार कर रहे हैं। वैसे तो मैं बूथ वाइज आपको बता चुका हूं, इसको देखने की जरूरत नहीं है। तो इन सब में इन तमाम जगह पर कोई भी, मैं बता रहा हूं कि कोई दूसरी पार्टियों का आता ही नहीं है। जो दूसरी पार्टियां हैं वो दूसरी जिस तरह की वोट, उनका कोई पोलिंग एजेंट आने की कोशिश भी नहीं करता है इन सब हसे में। लेकिन सब लोग जानते हैं कि अगर इस वक्त अगर बाबा योगी आदित्यनाथ का जो अगर 2017 से चल रहा हुआ पैटर्न है, उसको देखकर नहीं लगता कि ये रुकेंगे। ये तमाम चीजों पर वो अभी चूंकि 9 तारीख को ये उम्मीद की जा रही है कि जो एनजीटी का है, उसी के बाद ये समझ में आएगा कि वहां चलता है या नहीं चलता। लेकिन इस समय माहौल तो जो राजनीति वहां रात रात में मीटिंगें हो रही हैं, वो तमाम चीजें इसलिए हैं क्योंकि बाबा का बुलडोजर किसी जातिगत, किसी उसके समीकरण के साथ नहीं रुकता है। 2017 से पहले की स्थिति और आज की स्थिति बहुत अलग है। सरकारी जमीन पर कानून का इकबाल, ये बिल्कुल क्लियर मैसेज है जो योगी आदित्यनाथ का है। क्योंकि ये सब्जेक्ट जो है, जैसे ही उन्होंने शपथ ली थी, योगी आदित्यनाथ ने कहा था या अपराधी या तो जेल में रहेंगे या प्रदेश छोड़ देंगे। तो इसीलिए यही मॉडल बुलडोजर मॉडल कहलाता है। अगर आपको याद होगा कि वो उन बड़े नामों पर हाथ डाल चुके जिनको सदियों से अजय कहा जाता था, वो चाहे अतीक अहमद हो, चाहे वो मुख्तार अंसारी हो, चाहे वो बदन सिंह बद्दो हो, चाहे वो विकास दुबे हो। इन सबको आप अगर जाति, धर्म और उसके साथ जोड़ते हैं तो ये आपका काम है। लेकिन योगी आदित्यनाथ का कहना सीधा है कि हम घर नहीं गिरा रहे, हम अवैध निर्माण हटा रहे हैं। तो मुझे लगता है कि मैंने आपको एक ऐसे इशू की जानकारी दी जो इस वक्त पूरी तरह से सब जगह पर चर्चा में है। तो ये इकरा हसन की लड़ाई और उधर से बाबा का बुलडोजर, देखते हैं कि ये किस तरफ जाता है। क्योंकि ये तो माना जाता है कि बाबा का बुलडोजर डर से तो नहीं हटता है। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा आप बताइए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। और आपके सहयोग की भी काफी जरूरत है, तो उसको भी आप दीजिए। आप अगर मेंबर बनते हैं उससे भी बहुत बेहतर है, और नहीं तो हमारा क्यूआर कोड को स्कैन करके भी मदद कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही। सुप्रभात।